सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध किया जाता है कृपया अनुशासन का पालन करें। और आपको बता दूं कि जैसे कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के लिए बैठ जाइए, खड़े हुए आप में से कोई भी ना दिखे, क्योंकि पीडीएफ प्रारंभ किया ही जा रहा है। और जैसे ही ये पीडीएफ प्रारंभ होगा उसके बाद हमें यहाँ पर सब प्रकार से अनुशासन ही दिखता हो। आप सब कृपया स्थान ग्रहण करें और शांत होकर उस पीडीएफ को देखें। ना दिखे, आप सबके सामने जो पीडीएफ प्रस्तुत किया जा रहा है कृपया उसका दर्शन करें एवं जानने का प्रयास करें कि वे कौन से क्षण थे जिनसे होते होते हम आज यहाँ पहुँचे हैं। उस यात्रा को देखिए, जानिए, समझिए और मानसिक रूप से उसमें भागीदारी कीजिए। एक ऐसा समय जो दंश के रूप में हर वर्ष याद आता है, जब न जाने कितने भारतीय विस्थापित होकर अपने ही देश से अपने ही देश के एक दूसरे कोने में पहुंचाए गए। धर्म के आधार पर जो यह विभाजन किया गया, सोचने का विषय है कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा होगा। देखिएगा और विचार कीजिएगा। शांति बनाए रखने का पुनः अनुरोध किया जा रहा है। यह डॉक्यूमेंट्री प्रारंभ की जा चुकी है, कृपया इसे अपने स्थान पर बैठकर देखें। इस पीडीएफ के भिन्न भिन्न पन्ने हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां रही थी जब विभाजन के लिए हमारे देश में सहमति का एक माहौल बनाया जा रहा था। आप देख रहे हैं किस प्रकार ये चर्चाएं, ये बैठकें की गई और उनमें जो भी दिग्गज रहे उन्होंने ऐसा एक निर्णय लिया कि अब इस देश को दो हिस्सों में बांट दिया जाए और अपने ही देश में धर्म के आधार पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाए जिसे पार करने की सजा और कुछ नहीं, सिर्फ मौत है। एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के रूप में आज आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है। शांत होकर इसे देखें और समझें। छात्रों से पुनः पुनः अनुरोध किया जा रहा है।
हम कुछ ही क्षण दूर हैं औपचारिक कार्यक्रम को प्रारंभ करने से। ऐसे में आप इस पीडीएफ को देखिए, उस माहौल को समझिए और यहाँ के माहौल को भी निर्मित करने में अपना योगदान दीजिए। शीघ्रता से अपने अपने स्थान लीजिए और शांतिपूर्वक बैठिए। यहाँ पहुँचे हैं और आज हम सब जिस ज़मीन पर बैठे हैं उसके निर्माण में कैसे कैसे पीड़ाएं बिछी होंगी, आइए उस वीडियो के माध्यम से देखने और जानने का प्रयास करते हैं। कृपया लाइट्स ऑफ कर दीजिए। टेक्निकल स्टाफ, लाइट्स ऑफ कर दीजिए। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। दादाजी, दादाजी, हाँ क्या हुआ? आपने सुना ये लोग कितना अच्छा गा रहे हैं? अरे वंदे मातरम तो शब्द ही इतना सुंदर है कि इसे बार बार गाने और सुनने का मन करता है। लेकिन दादाजी, आज के दिन ये लोग गाना ये क्यों गा रहे हैं? ये सब 14 और 15 अगस्त के आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। दादाजी, 15 अगस्त तो मैं जानती हूँ कि स्वतंत्रता दिवस है, पर ये 14 अगस्त क्यों? 14 अगस्त को हमारे देश का विभाजन हुआ था। उस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। दादाजी, ये विभाजन विभीषिका क्या है? विभाजन का मतलब नहीं समझते? जब विभाजन का मतलब नहीं समझते तो विभीषिका का मतलब क्या समझोगे? अरे बच्चों, ये देश हमारा पहले बहुत बड़ा था, पर बाद में इसका विभाजन हो गया। मतलब बांट दिया गया? हाँ, बांट दिया गया, लेकिन बांटना और विभाजन अलग अलग होता है। अब मान लो जैसे तुम्हारे पास 10 टॉफी है, तुम दोनों को आपस में बांटना है, तो कैसे बांटोगे? 5-5 बांट लोगे। अब सोचो कि तुम्हारे पास एक ही टॉफी है, तो क्या करोगी? मैं उसे तोड़कर 2 हिस्सों में बांट दूंगी। अरे बच्चे, ये तोड़ना, उसे खंडित खंडित कर देना, यही विभाजन होता है। और इससे जो पीड़ा उपजती है, जो तकलीफ होती है, वही विभीषिका है। तो दादाजी, ये विभाजन तो समझ में आ गया, लेकिन ये विभीषिका, विभाजन विभीषिका, चल बताता हूँ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दादाजी, ये विभाजन कैसे हुआ था? हमें अच्छी तरह से बताइए ना। बच्चों बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। विभाजन के बारे में बताता हूँ। विभाजन पर इतिहासकारों का जो दृष्टिकोण है उसे गौर से सुनो, ध्यान देकर सुनो। धर्म के नाम पर हमारे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाखों लोग इस पार से उस पार भागने लगे, चारों तरफ भगदड़ मच गई, लाखों लोग बेघर हो गए। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। अखंड भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन का एक दर्दनाक काला इतिहास है। ये एक ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत वातावरण में नया आशियाना तलाश कर रहे थे।
विश्वास और धर्म के आधार पर एक हिंसक विभाजन की कहानी के अतिरिक्त ये इस बात की भी कहानी है कि कि कैसे एक जीवन शैली तथा सह अस्तित्व का युग एकदम नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। लगभग 60 लाख हिंदू, सिख और अन्य संप्रदाय के लोग जिन क्षेत्रों को छोड़कर आए वो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बने। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेक हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पूर्वी बंगाल, जो कि बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उसको छोड़कर पश्चिम बंगाल। 1950 में 20 लाख और हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पश्चिम बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है। लेकिन अनुमानतः यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच का है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः सबसे बड़े पैमाने पर इस विभाजन के फलस्वरूप धर्म के नाम पर हत्याएं हुई। सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने और आपसी विश्वास का संबंध टूटा। आँखों से बहते ये दर्द की धारे, आँखों से बहते ये दर्द की धारे, छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें, छोटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें, आँखों से बहते ये दर्द की धारे, आँखों से बहते ये दर्द की धारे, छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें, छूटी हुई जिंदगी, खोई हुई यादें। दादाजी, इन लोगों का घर-बार सब छीन लिया गया। मुझे तो सुनकर ही डर लग रहा है। ये देख, डरने वाली बात तो है ही मेरे बच्चे। सोचो, जो लोग उस वक्त रहे होंगे उन पर क्या गुजरी होगी। दादाजी, वहां तो मेरे जैसे बच्चे भी होंगे, उनका क्या हाल हुआ होगा? तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे थे जिन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, और आज भी उस दृश्य को याद कर उनके सिहर उठते हैं। हमें और बताइए ना दादाजी। बताता हूं, सुनो। ये देखो बंगाल यहाँ का है जलवा हरियाणा है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश में बनने वाला है। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए धरती हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से खिलते हो ये धरती है पंजाब की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Sit down. Good morning, morning, sir. Good morning. अरे सर सुनिए ना, आप वो विभाजन के बारे में कुछ बता रहे थे। आपने गाना भी गवा दिया। अब आगे बताइए ना, विभाजन के बारे में क्या हुआ? 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की थी। सर, इसके आगे का मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है। हाँ, बताओ। हाँ तो दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1948 से पहले। अरे पूनम, वहां कहां से? यहाँ आकर बताओ ना सबको। जी सर। हाँ तो दोस्तों, सरकार ने 30 जून 1948 से पहले सत्ता का हस्तांतरण कर भारत को छोड़ने का फैसला किया है। हाँ, बताओ। हालांकि पूरी प्रक्रिया को लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से 1 साल पहले ही कराया गया था। हाँ सर, और लॉर्ड माउंटबेटन ने 31 मई 1947 को लंदन से सत्ता हस्तांतरण पर मंजूरी लेकर नई दिल्ली लौटे थे। हाँ, मुझे भी याद आया। 2 जून 1947 की ऐतिहासिक बैठक में विभाजन की योजना पर मोटे तौर पर सहमति हुई थी। हाँ सर, भारत के विभाजन का निर्णय एक शर्त की तरह था। भारत जैसे देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हो, इस योजना का व्यापक विरोध हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि इस विभाजन के लिए केवल वे ही नेता मानसिक रूप से तैयार थे जिनको इस विभाजन में अपना हित और उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था। अरे वाह बच्चों, आपको तो बहुत सारी जानकारी है। अब आगे की क्लास हम शुरू करें, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है? हाँ, चलिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
विभिन्न समुदायों को अपने अपने अधिकार मिले। नहीं नहीं, विभाजन से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे एकता से ही समाज का विकास होगा। हम सबको समृद्धि की राह में आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे ये बातें अच्छी है, लेकिन वास्तविकता यही है कि विभाजन से ही सब कुछ संभव होता है। नहीं नहीं, हम सबको मिलकर देश को प्रगति पथ पर ले जाना चाहिए और विभाजन की विभीषिका को मिटाना ही चाहिए। तो तुमको क्या लगता है, हम सब मिलकर ये संदेश अपना पाएंगे? बिल्कुल अपना पाएंगे। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा और ये एकजुटता ही हमारी धरोहर है, इसे संजो कर रखना पड़ेगा। ठीक है, पर मुझे अखंड भारत के विभाजन के समय और क्या क्या हुआ था वो तो बताओ। अब इसके बारे में तो तुम्हें वही बताएंगे जिसने इसको भोगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। हाँ तो बच्चों आगे चले। यस सर। तो आगे सुनो। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक 9 जून 1947 को नई दिल्ली के इंपीरियल होटल में हुई थी। सर, एक बार फिर से मुझे इसके आगे का मालूम है, मैं बताऊं? हाँ बताओ। तो दोस्तों, वहां पर विभाजन की मांग वाला प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ। इसके आगे का भी बताओ। अरे वाह पूनम, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। और वैसे भी बच्चों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बांटो ज्ञान। तो दोस्तों, भारतीय मुस्लिम लीग के साथ साथ वहां पर कांग्रेस और अनेक नेताओं की अक्षमता या अनुचित महत्वाकांक्षाओं के कारण उस कदम का पुरजोर विरोध नहीं हो सका। कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और मुस्लिम लीग के जिन्ना के आपसी द्वंद्व का नतीजा देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा। शाबाश, बैठ जाओ। जिसके पक्ष में 300 और विरोध में 10 मत पड़े थे। हाँ सर, और देखते देखते भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। धर्म के आधार पर बंगाल का पूर्वी हिस्सा भी विभाजित होकर पाकिस्तान में शामिल हो गया था। बच्चों, भारत के विभिन्न हिस्सों में 1946-47 में हुई सांप्रदायिक हिंसा और क्रूरता के बारे में विस्तार से कई जगह पर किताबों में लिखा गया है। अच्छा, हाँ, उन्हीं हिस्सों में से एक था बंगाल, जिसकी कहानी अभी तक मैंने तुमको बताई नहीं है। वहाँ पर क्या हुआ था दादाजी, बताइए ना। सुनो, बताता हूं। वो 4 मार्च 1947 का दिन था। पुलिस ने हिंदुओं और सिखों के जुलूस पर गोली चला दी। देखते ही देखते 6 मार्च की सुबह तक अमृतसर, जालंधर, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब के सभी शहर दंगों की लपटों में घिर गए थे। पंजाब की तुलना में बंगाल में दशकों से चले आ रहे विस्थापन और पुनर्वास का रूप बिल्कुल अलग ही था। लेकिन बंगाल के लोग बहुत ही अभागे थे। क्यों? क्योंकि बंगाल के लोगों को 2-2 बार विस्थापन झेलना पड़ा। 2 बार? हाँ, 2 बार। एक बार तो उनको पूरा घर-बार छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान जाना पड़ा। फिर यहाँ से भागकर उन्हें पश्चिम बंगाल आना पड़ा। वहां के अधिकारियों ने विभाजन से उत्पन्न पीड़ा को बड़ा ही कमतर आंका था। हजारों हजार हिंदू लोग ढाका और आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर सियालदा पहुंचे। इतनी आसानी से नहीं पहुंचे। एक एक महिलाओं से उनके जेवर छीन लिए गए, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। बूढ़े, बच्चे, महिलाओं सबके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। क्या महिला, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। ये सच है, विभाजन में सबसे अधिक पीड़ा महिलाओं को झेलनी पड़ी। सभी परिवार अपने परिजनों से बिछड़। वो ट्रेन पर चढ़े थे यहाँ पर आने के लिए, लेकिन जब वो यहाँ लौटे तो सिर्फ लाशों का ढेर थे। नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं। दादाजी, हमारे देश के लोगों को तो बहुत बुरा सहना पड़ा। दादाजी, ढाका से आए उन लोगों को क्या हुआ जिनके अपने छूट गए, जिनके
जिनका घर छूट गया, जिनका सब कुछ लूट गया। अरे बच्चे, उनकी कहानी बड़ी अजीब थी। वो कहते हैं ना, न घर के रहे न घाट के। ऐसा क्यों? वो अपना सब कुछ छोड़कर जब दोबारा इस देश में आए तो अपने ही घर में रिफ्यूजी बनकर आ गए। आँखों से बहती ये दर्द की धारें, आँखों से बहती ये दर्द की धारें, छूटी हुई जिंदगी खोई हुई यारें, छूटी हुई जिंदगी खोई हुई यारें। पूर्वी पाकिस्तान से कई लोग बंगाल में आए। किसी के घर में 1 इंच भी जगह नहीं थी अपने संबंधियों को रखने के लिए। और पश्चिम बंगाल सरकार ने चटगांव, नारायणगंज, बारिसाल और चांदपुर से शरणार्थियों को कलकत्ता लाने के लिए 15 स्टीमरों की व्यवस्था की। पूर्वी पाकिस्तान से लोगों ने जल मार्ग से पलायन किया था। आधी नावें उनकी वहीं डूब गईं। समुद्र की तह पर लोगों की लाशें पड़ी रही, तैरती रही। ऐसा क्या खास था हमारी जमीन में जिसे हासिल करने के लिए हमसे हमारा सब कुछ छीन गया। बंगाल, पंजाब, गुजरात, सिंध, चारों ओर विभाजन की आग सुलग गई। बंगाल, पंजाब, गुजरात, ये दोनों आधे आधे टुकड़े में विभाजित हो गए, लेकिन सिंध हमें ना मिल पाया। हाँ, सिंध से याद आया, सबसे अधिक सिंधी परिवार राजस्थान में आए। ठीक कहा तुमने। विभाजन के बाद पाकिस्तान से लाखों की तादाद में शरणार्थी आए और राजस्थान उन राज्यों में से था जहां बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए। राजस्थान में हम जैसे शरणार्थियों की राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारे आने के बाद राजस्थान की सांस्कृतिक के ताने बाने में भी बदलाव आए। हम अलग अलग दिखने लगे। हमारी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज सब बदल गए। सिंह में मैं एक बड़ा व्यापारी था और यहाँ 2 जून की रोटी भी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहा। हमारी दुकानें और घर बार को लूट लिया गया। उस रात को कैसे याद करें बाबू, जब अपने बच्चों को गोद में लेकर मैं भागी थी। भागते भागते, बचते बचाते अपने एक रिश्तेदार के घर कैसे कैसे राजस्थान के बीकानेर में पहुंचा। हमारे नाते रिश्तेदार रास्ते में ही बिखरते चले गए। हम उनको आज तक नहीं देख पाए। कुछ लोग तो झुंझुनू में रहे। वे भी कब तक हमें अपने साथ रखते। अंत में इस रिफ्यूजी कैंप में आना ही पड़ा। हंसते खेलते परिवार, गांव शहर किस तरह बर्बाद होते, कोई हमसे पूछे। पाकिस्तान से लोग जम्मू कश्मीर की ओर भागे, पंजाब की ओर आए, गुजरात, बंगाल, राजस्थान की ओर लाखों की संख्या में आए। बच्चे, ये हमारे देश के इतिहास का काला अध्याय ही है। ऐसा कि कोई भी सुन नहीं पाता है। हृदय विदारक घटना है। इसे सुनकर तो कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। तुम तो बच्चे हो। चलो, अब तुम्हें बताते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए।
जहां जीवन की हर सुबह मुस्कान से पुलकित हो उठती थी, वहां का मंजर देख आंसू भी खून हो गए। ना है ज्यादा दर्द तेरे भार का कंधे पर, जब तोलता हूं उसे दहशत जंग और क्रूरता से। विभाजन की विभीषिका में मारे गए और विस्थापन का दर्द झेलने वाले लाखों भारतीयों को हमारा शत शत नमन। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। विभाजन के इस सियासी खेल में एक भाई के खिलाफ दूसरे भाई के दिमाग में जहर भरा गया, और इसी जहर से इंसान ने इंसान को काटा, इंसान ने इंसान को बांटा, और इंसान ने ही इंसान को खोया, और हमारा अखंड भारत खंडित हो गया। जो हुआ सो हुआ। सुनो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे देश के लाखों बहनों भाइयों को विस्थापित होना पड़ा, अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उनके संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का हमने निर्णय लिया है। हमारे बीच यदि धर्म और जाति को लेकर कोई छल करे या प्रपंच करे, हमें बहकावे में नहीं आना है। हमें बहकावे में नहीं आना है। भारत देश को अखंड रखना है। भारत देश को अखंड रखना है। अब हम इस सियासी झांसे में नहीं आएंगे। सियासी झांसे में नहीं आएंगे। अखंडता और एकाग्रता के साथ, सुख शांति के साथ अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। अपनी भारत माता को विकसित बनाएंगे। आओ हम सब प्रण करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अखंडता का प्रण हम सभी को करना है। अखंडता का प्रण हम सभी को करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के लिए सदा जीवन ये अर्पण करना है। देश के लिए सदा जीवन ये अर्पण करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अखंडता का प्रण हम सभी को करना है। अखंडता का प्रण हम सभी को करना है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे जोरदार तालियां इस सुंदर सार्थक प्रस्तुति के लिए। सचमुच प्रण तो हमें ही करना है। हमने अपने इस राष्ट्र को पुनः अखंडित करना है या फिर नफरत की और दीवारें खड़ी करके खंड खंड कर देना है, हमने ही सोचना है। और अच्छा सोचने का प्रण हमें ही करना है। आज का यह दिवस न केवल अतीत की उस पीड़ा के स्मरण का अवसर है, और उसके साथ ही वर्तमान और भविष्य के सुदृढ़ निर्माण की भी अनुशंसा यह दिवस करता है। इस अवसर पर मंच सादर अनुरोध करता है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु महोदय माननीय प्रोफेसर विजय कुमार जी से, कृपया आप मंच पर पधारें एवं अपने सुघड़ शब्दों से हमारी वैचारिक भूमि का निर्माण करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलगुरु महोदय का। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट रूप से पधारे मेरे भाई सुरेंद्र भाटिया जी, राज ग्रोवर जी, रविंदर पुरी जी,
मेरे विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय, डीन्स, प्रोफेसर्स और प्यारे विद्यार्थियों, अपने देश को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए भारत को जानना भी बड़ा जरूरी है कि हम किन परिस्थितियों में यहाँ तक पहुँचे हैं। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, बड़ी खुशी की लहर थी कि अंग्रेज़ों से छुटकारा मिल रहा है, पर उसका इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि लाखों घर, लाखों परिवार अपने घर को छोड़कर एक एरिया से दूसरे एरिया में स्थानांतरित होंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा कि हमारे ही परिवार के 12 लोग सदस्य मौत के घाट उतार दिए गए। वर्षों तक घर वालों ने दिवाली नहीं मनाई कि हम तो वहीं जाकर दिवाली मनाएंगे। ये अपना घर थोड़ी है जो अभी मिला है, अपना घर तो वहीं है। कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने पुराने के बारे में विचार करना। तो स्वप्न एक ही कि अपना भारत पुनः अखंड भारत बनेगा। ये थोड़ी देर का रोला है, बाद में सब इकट्ठे हो ही जाएंगे। दो भाई लड़ते हैं तो आपस में दीवार जो है टूट जाती है, पर ये दीवार धीरे धीरे बढ़ती चली गई, इतना बढ़ती चली गई कि उसका उदाहरण हम आज अपने हॉल में देख रहे हैं। हम सब मानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, 40 करोड़ के लगभग युवा हैं, पर कितने युवा इस विभाजन विभीषिका को समझने के लिए इस हॉल में उपस्थित रहे? हमारी रुचि कहाँ है? हम इतिहास को जानकर कुछ सीखने की कोशिश करते ही नहीं। कहते हैं कि राष्ट्र की तरक्की उनके युवाओं के ऊपर निर्भर करती है। वो कैसे सोचते हैं, अपना अतीत का गौरव कैसे पहचानते हैं, वर्तमान की पीड़ा के बारे में कैसे सोचते हैं और भविष्य के सुनहरे सपने कैसे देखते हैं। कोई एक दो व्यक्ति का काम नहीं है, सबको मिलकर करने का काम है। अब ये होगा कैसे? सबको लगता है कि सेना पे जो बॉर्डर पे खड़ा जवान है, ये उसी की जिम्मेदारी है भारत को अखंड रखने की, पर उसमें सबकी जिम्मेदारी है। उस किसान की भी जिम्मेदारी है कि वो जहर मुक्त खेती उगाए। उस शिक्षक की भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे तरह से पढ़ाए। उस विद्यार्थी की भी उतनी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरह पढ़े, टॉपिक छोड़कर इंजीनियर डॉक्टर्स ना बने। जब हम कोई टॉपिक छोड़कर इंजीनियर डॉक्टर्स बनते हैं तो वो देश की तरक्की में ज़्यादा लाभकारी नहीं होता। उस हर नागरिक की जिम्मेदारी है, जो दुकानदार है, कि कभी कम ना तोले, मिलावट ना करे। इसलिए हम सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी भगवान ने देकर भेजी है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो भारत फिर वो जो विकसित भारत का स्वप्न जो हम सब ने देखा है, मिलकर देखा है, क्योंकि 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी सब बढ़िया मनाते। घर का बुजुर्ग भी 100 वर्ष का हो तो सब खुशी खुशी उसको स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि बहुत बढ़िया, हमारे घर में एक बुजुर्ग है जिसकी आयु 100 वर्ष है और हमें दिशा दिखाने वाला है। तो आज आप सबके लिए एक टास्क है, कम से कम गूगल पर जब भी सर्च करें ये विभाजन विभीषिका वाला टॉपिक जरूर सर्च करना। हो सकता है कि आपने इसको अभी मन से ना देखा हो, पर इस सारी कहानी को सुनना और समझना। धीरे धीरे हम सब पहले तो अंदर के युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें क्या करना है समझ ही नहीं आता। विद्यार्थी देख लीजिए,
डिप्रेशन के केस, मेरे साथ रविंदर पुरी जी बैठे, सबसे ज़्यादा संपन्न लोग, पढ़े लिखे लोग डिप्रेशन में हैं, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी चिंता में है, सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसको एक भी मित्र ऐसा नहीं मिलता जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर ले। भीड़ में भी अकेले की तरह रहता है, मोबाइल उसका दोस्त भी है और दुश्मन भी है। इससे कितनी दोस्ती रखनी, कितनी दुश्मनी रखनी, ये हम सबको समझना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कोई ना कोई एक आधे स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्स में भी जाएं। कुछ समसामयिक विषय जो अभी चलते रहते हैं, नैरेटिव सेट, भारत के प्रति, भारत के युवाओं के प्रति नैरेटिव सेट करना कि भारत का युवा तो कुछ नया कर ही नहीं सकता, इस नैरेटिव से भी बाहर निकलने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मुझे आगे आने वाले 2, 3, 5 वर्षों में जो मेरा पढ़ाई का काल है, उसमें मुझे क्या करना है, विद्यार्थी के नाते हम सबको एक दिशा तय करनी पड़ेगी। कुलगुरु के नाते तो मैं करूंगा ही कि हमारा विश्वविद्यालय किस तरफ जाए, शिक्षक के नाते शिक्षक करेंगे ही, पर हमारी सबकी जिम्मेदारी है जो युवा है, एक सही दिशा लेते हुए, अपने विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाते हुए, अपने माता पिता का गौरव बढ़ाते हुए, विकसित भारत 2047 में हम सबकी भागीदारी और हम शीर्ष स्थान तक पहुंचे, क्योंकि हम में से कोई होगा नहीं होगा कोई पता नहीं, पर आप होंगे ही। ये सब जिम्मेदारी आपके हाथों में आने वाली है। भारत फिर गृह युद्ध की तरफ ना बढ़े, जो 1947 में हुआ वो दोबारा ना हो, इतिहास से सीखने की जरूरत है। अभी भी आपको अपनी समझ बढ़ानी होगी कि कहीं हम गृह युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, कहीं हम अपने विचार विश्वविद्यालय अलाइंड, पेरेंट्स के अलाइंड या अपने भारत के अलाइंड से हटकर तो नहीं रख रहे। थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, काइजन सिस्टम जापानीज की टर्म है, रोज कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना, उसकी तरफ ध्यान देना। और मुझे लगता है कि आज का जो दिन है हमारा, इसको हम अखंड भारत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज तक हम सब इकट्ठे ही थे, पूरा भारत एक ही था। पुनः हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक हो जाएं, दीवारें टूटे चाहे ना टूटे, जैसे हम यहाँ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वदा भला, वैसे वहाँ के लोग भी कहने लग जाएं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वदा भला। पूरा विश्व कहने लग जाए कि हम सब एक ही हैं, एक ही परिवार का हिस्सा हैं। पूरे वर्ल्ड विलेज की कल्पना पूरे ब्रह्मांड में हो जाए। सब वातावरण को भी शुद्ध रखें, अपने मन को भी शुद्ध रखें, और इस धरा के ऊपर जो हमारे को जिम्मेदारी है उसको पूर्ण रूप से निभाएं। इसके लिए हम सबको काम करना है। इसीलिए ये आज का दिन जो है, विभाजन विभीषिका, इंग्लिश में लिखा है पार्टीशन हॉरर, तो आजकल बच्चों को शायद कम समझ में आता है कि विभाजन विभीषिका क्या है। समझना, उन परिवारों से पूछना, अभी कुछ अनुभव आएंगे कि जिसने अपनी बेटियों का खुद ही कत्ल कर दिया ताकि उनकी इज्जत ना लूटी जाए उनके सामने। अपने ही परिवारों को, लोगों को मौत के घाट उतार कर दूसरे तरफ आए। बहुत कुछ सहा है भारत में, दोबारा ना सहना पड़े, इसके लिए जिम्मेदारी युवाओं पर है। आपको कोई भी चीज, कोई भी रील, कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं भी आपको गलत सिखाऊं तो सीखना नहीं। आपका फ्यूचर आपका अपना है, भारत आपका अपना है। अपनी दिशा और दशा दोनों तय करने का हक आपको है। संवाद जरूर करना आपस में, ये मैं शिक्षकों के लिए भी कह रहा हूँ। खाली पढ़ाकर क्लास में 1 घंटे की क्लास लेकर जाने का काम हमारा नहीं है। हमारे को एक विद्यार्थी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम है।
बड़ा मुश्किल होता है, धारा के विपरीत चलकर काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। चढ़ाई पर चढ़ना हो तो थोड़ी सांसें भी फूलती हैं। होगा ऐसा आपके साथ भी, टाइम भी देना पड़ेगा। 9 से 5:30 तक नहीं, 24 आवर्स विद्यार्थी की चिंता करने का काम हम सबका है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन हम सबको कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाएगा और हम एक के साथ एक दीप जलाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और अखंड भारत दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपने हम सबको सुंदर प्रेरणाएं देते हुए बहुत खूब सुझाया कि किस प्रकार हम एक बार फिर से अखंड भारत का स्वप्न देख भी सकते हैं और उस स्वप्न को साकार करने के लिए हम अपना श्रमदान कर सकते हैं। किसी शायर के शब्द मुझे याद आ रहे हैं, हर देश की मिट्टी गीली है, हर देश का अंबर नीला है, हर देश में प्यार पनपता है, कुछ लोग ही गंदे होते हैं। बिल्कुल सच है, वो कुछ ही लोग होते हैं जो गंदे होते हैं, लेकिन समूची मानसिकता के साथ खेल जाते हैं और हम न जाने क्यों और कैसे शिकार हो जाते हैं। आज का दिन वो अवसर है कि हम अपने आप को पुनः जगाएं, अपने ज़मीन खुद तैयार करें, अपने दिमाग को तैयार करें, अपना लक्ष्य साधें और उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक बार फिर अखंड भारत का सुनिर्माण करने में जितना हो सकता है, जो हो सकता है, जो हमसे बनता है, जो हमारे लिए बनता है, वो योगदान दें। आगे चलते हुए कार्यक्रम में कुछ और चिंतन मनन के बिंदु जोड़ने के लिए सादर अनुरोध है हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री सुरिंदर भाटिया जी से कृपया मंच पर पधारे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय श्री सुरिंदर भाटिया जी का। आदरणीय राजकुमार जी, कुलगुरु विजय जी, कुल सचिव पुरी साहब, प्रिय छात्र प्राध्यापकगण, सबसे पहले तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय बधाई का पात्र है कि आज का ये दिवस, जिसे हमारी नई जनरेशन तो लगभग जानती नहीं और हम भी इसको भूलते जा रहे हैं। भारत सरकार ने जब आज से 3 वर्ष पहले इसका दिन निर्धारित किया तो पहली बार हमारे जैसे लोगों को, जिनके पूर्वज पाकिस्तान से आए थे, उन्हें लगा कि हमारे जो बुजुर्गों की कुर्बानी को किसी सरकार ने पहली बार मान्यता दी है। जैसा कि कुलगुरु जी ने, विजय जी ने बताया उनके परिवार का, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा परिवार होगा जिसके नियर एंड डियर पाकिस्तान में कुर्बान ना हुए हों, केवल इसलिए कि हमने अपना देश नहीं छोड़ना, अपना धर्म नहीं छोड़ना। और इससे भी ज़्यादा जो रहा, मैं 2-3 घटनाएं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि नई जनरेशन को शायद इसमें ज़्यादा रुचि भी नहीं है और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उनको समझना होगा। जैसे कि हमसे ना समझें तो गूगल से समझ लें, मोबाइल से समझ लें। इसके बारे में जो पीढ़ियां अपने इतिहास को भूल जाती हैं वो शायद बहुत बड़ा नहीं बन पाती। अपने इतिहास को याद रखें। इस देश को बनाने में भगत सिंह जी की जितनी कुर्बानी थी, उतनी कुर्बानी उन लोगों की थी जिन लोगों ने ये एक दिन के लिए नहीं, अनेक वर्षों के लिए दर्द सहा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरी दादी बताया करती थी, शाम का 6 बजे का टाइम था, तवे पे रोटी थी और आदमियों ने आके कह दिया, घर के आदमियों ने, छोड़ो इस रोटी को और चलो। और उसी समय उससे निकले और किसी ने ताला मारा अपने घर को, किसी ने कुछ उठाया। सबको ये लगता था 1-2 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का झगड़ा है, हम वापस आ जाएंगे। मेरी मदर इन लॉ
और उसकी माता मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ, जो मेरी वाइफ की नानी, अपने मायके गई हुई थी और मेरी जो सास थी उनकी गोदी में थी, वो बच गए और उनका पूरा परिवार मार दिया गया। और उन्होंने वर्षों तक रोहतक के एक वृद्धाश्रम में अपना जो है जीवन यापन किया। साधन संपन्न होते हुए हमारे एक परिवार में एक हमारे बुजुर्ग थे, मेरे दादाजी थे, मुल्तान में डीएवी में टीचर थे। उन्होंने बुजुर्गों को कहा पाकिस्तान हिंदुस्तान बन जाएगा, हम यहाँ से चले जाएं। तो किसी भी बुजुर्ग ने जो उस समय थे उनको पागल कहा, भी ये पढ़ लिख के पागल हो गया है, कभी अपना घर भी छोड़ना पड़ सकता है। अनेक लोग, एक अरूती गांव था पाकिस्तान में, उसमें 13 हिंदुओं के घर थे। 10 बाई 10 का एक खड्डा खोदा गया, लकड़ियां जलाई गई और अपनी औरतों को वहां जला दिया गया स्वयं, इसलिए जो विजय जी कह रहे थे अपनी इज्जत बच सके। उदाहरण के तौर पे आज हम यहाँ बैठे हैं, अपनी गाड़ी में आए हैं, अपने स्कूटर में आए हैं, और वो खराब हो जाए और हमारी गोद में 2 बच्चे भी हों और हमें अपने 1 किलोमीटर तक घर जाना पड़े, कितनी कठिनाई होगी आप सोच के देखना। और वो लोग जो साधन संपन्न थे, जो इलाका हमारा इलाका था लैलपुर, वहाँ एक संपन्न एरिया था, नहरें आई थी 1947 से लगभग 50 साल पहले 1900 में वहाँ नहरें आई थी। चकबंदी का मतलब है गंगानगर में भी चकबंदी है। जिस मोगे पे गांव होता था उसके नाम से होता था, जैसे हमारा इलाका लैलपुर, और शायद विजय जी भी बता रहे थे वो भी उसी इलाके से हैं। और इतना संपन्न एरिया था, वहाँ कपास होती थी, गेहूं होती थी। और उन लोगों को जब इस एरिए में आए, हमारे बुजुर्ग आए, 2 वर्षों तक तो कैंपों में रहे। पहले पटियाला रहे, पटियाला से रोहतक गए, रोहतक से सिरसा लाए गए मेला ग्राउंड में। उसके बाद 49 के लगभग ज़मीनें अलाट हुई, फिर अकाल पड़ा और वर्षा नहीं हुई। जिनके पास 100-100 एकड़ ज़मीन थे, खाने का एक दायना नहीं था, और जो लोकल लोग थे वो उनको 10 रुपए का उधार गेहूं भी देने को तैयार नहीं थे। भी ये पाकिस्तानी आए हैं, कहाँ से आए हैं। सबसे बुरी बात मैंने अपने जीवन में देखी है, रेफ्यूजी पाकिस्तानी। अभी हम सिरसा में बैठे हैं, इस हाल में बैठे हैं, कोई भिवानी से आया होगा, कोई महेंद्रगढ़ से आया होगा, कोई दिल्ली से आया होगा, क्या वो रेफ्यूजी हैं क्या? इसी प्रकार अब इतिहास में 3 किलोमीटर परली तरफ से लाइन खींच दी गई, और अंग्रेज़ों ने जो हमारे साथ गुनाह किया, हमारी विरासत के साथ, पंजाब की विरासत के साथ किया। एक ऐसे अधिकारी को, रेड क्लिप्स लाइन बोलते हैं शायद, वो रेड क्लिप्स अंग्रेज था जो कभी भारत नहीं आया था। 17 अगस्त को उसने हवाई सर्वेक्षण करके एक लाइन खींच दी नक्शे पे, और हमारा करतारपुर जो कॉरिडोर अब बनाया है सरकार ने, वो 3 किलोमीटर दूर हमारा वो बाबे नानक का जो स्थान था उसको परली तरफ दे दिया। अगर किसी को ज्ञान होता तो शायद वो भी वहां ना रहता। हो सकता है इस देश में ये जो विभाजन का, लोगों को लगता होगा विभाजन के बाद हमने तरक्की की है, लेकिन मुझे नहीं लगता भी हमने तरक्की की है। तरक्की एकजुट होकर ही की है। हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही, दोनों भाई लड़के आपस में लड़ते रहे, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन बर्लिन की दीवार गिर सकती है तो अखंड भारत। मैं आज देख रहा था तो मैंने भी अपनी फेसबुक पे शेयर किया, अखंड भारत दिवस मनाते हैं। हो सकता है कभी ये बर्लिन की दीवार की तरह ये भी दीवारें टूटें, लेकिन सबसे पहले हमारी नई जनरेशन को इस दिन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि हमारे कितने बुजुर्गों ने, लगभग 10 लाख की संख्या जिनका कोई नाम नहीं है। हमारे यहाँ पे 20 साल पहले एक आंदोलन चला था, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। शायद कुरुक्षेत्र में एक संग्रहालय बनाने की बात थी। जो लोग वहाँ, जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, उनके नाम और उनका इतिहास लिखने की बात थी। हो सकता है अब आज भी गुरुग्राम में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और शायद हरिद्वार में या कुरुक्षेत्र में कहीं ना कहीं वो स्मारक बनेगा, ये सरकार ने ठाना है। हमें अपने इतिहास को जानना चाहिए, और मैं अंत में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का इसके लिए आभारी हूँ कि उन्होंने एक कार्यक्रम किया। उसमें कितनी संख्या है, कितने विद्यार्थी,
उसमें सीरियस हैं कितने नहीं हैं उसकी बाद में देखी जाएगी। कुछ हमारी नई जनरेशन को ये भी लगा है कि हम इनकी बात क्यों सुने, हम अपनी करें। विजय जी कोशिश कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं, सिविल सोसाइटी सिरसा की उनके साथ हैं भी हमारी नई जनरेशन को अपनी बात अपना स्पेस रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को, अपनी कुर्बानी को याद रखना चाहिए, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बार बार हमें ये मार्ग सुझाया कि हम अपने इतिहास को जानें। बहुत सच कहा, क्योंकि कितनी दूर से आए हैं ये जाने बिना बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इतिहास की जानकारी हम सब के लिए बनती है, हमारे अपने इतिहास की जानकारी, हम कहाँ से आए, हमारे साथ क्या हुआ और अब क्या करना है। अगर उस मार्ग का आज हम बोध कर लेंगे तो अवश्य ही भविष्य की चुनौतियों से लड़ पाएंगे। अब मेरा सादर अनुरोध है हमारे कुलगुरु महोदय से कि आप मंच पर पधारें एवं हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे आदरणीय श्री राजकुमार जी एवं आदरणीय श्री सुरिंदर भाटिया जी को सम्मानित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। पुनः अनुरोध किया जाता है हमारे मुख्य अतिथिगण से भी आप भी मंच पर पधारें एवं सम्मान की इस प्रक्रिया में शामिल हों। आदरणीय श्री राजकुमार जी एवं आदरणीय श्री सुरिंदर भाटिया जी। श्री राजकुमार जी माननीय जिला संचालक एवं श्री सुरिंदर भाटिया जी वरिष्ठ पत्रकार सिरसा, जो कि हमारे बीच आज पधारे हैं इस अद्भुत दिवस पर। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के शैक्षिक मामलों के अधिष्ठाता माननीय श्री सुशील कुमार जी, प्रोफेसर सुशील कुमार जी, आपसे भी अनुरोध किया जाता है आप भी पधारें। कुल सचिव महोदय कृपया आप भी मंच पर पधारें एवं सम्मान की इस प्रक्रिया में शामिल हों। कुल सचिव महोदय डॉक्टर सुनील कुमार जी कृपया आप भी मंच पर पधारें। रोहतास सर एनएस कोऑर्डिनेटर चेयरपर्सन लॉ डिपार्टमेंट कृपया आप भी सम्मान की इस प्रक्रिया में शामिल हों। सादर अनुरोध। DYW निदेशिका डॉक्टर मंजू नेहरा जी कृपया आप भी हमारे बीच पधारें एवं शॉल प्रस्तुत करके हमारे मुख्य अतिथिगण को सम्मानित करें। आदरणीय श्री राजकुमार जी जो कि माननीय जिला संचालक हैं, उन्हें शॉल प्रस्तुत करें। इसके साथ ही श्री सुरिंदर भाटिया जी वरिष्ठ पत्रकार आपको भी शॉल भेंट करें। ये क्षण सचमुच में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के लिए गौरवशाली हैं, क्योंकि आज हम अपने छात्र छात्राओं के समक्ष एक ऐसे इतिहास का पुनः यहाँ चित्रण कर पा रहे हैं जिसे देखकर वे अपने वर्तमान और अपने भविष्य को गढ़ने की ओर एक अच्छा संकल्प भर सकेंगे और अपने जीवन के निर्माण का संकल्प कर सकेंगे। जोरदार तालियां हमारे अतिथिगण के सम्मान में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए, आपके उपस्थिति एवं आपके सुंदर शब्दों के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आशा है आगे भी आप हमारे छात्र छात्राओं को। इसके साथ सादर अनुरोध है हमारे मुख्य अतिथि श्री राजकुमार जी से, कृपया आप भी मंच पर पधारें एवं अपने सुंदर शब्दों से सभी छात्र छात्राओं को प्रेरित करें, पथ प्रदर्शित करें। माननीय जिला संचालक श्री राजकुमार ग्रोवर जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आदरणीय श्री भाटिया जी, पुरी जी, कुलगुरु श्री विजय अरोड़ा जी, कुल सचिव जी, प्रोफेसर साहबान और प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मना रहे हैं, तो इसमें मेरे को एक घटना याद आ रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी मासी जी का जो जन्म है वो 1920 का है। अभी 2020 में उनका देहांत हुआ है, लगभग 100 वर्ष उनकी आयु रही। तो हमें वो अपने जो अनुभव हैं वो सुनाते रहते थे। रिमेम्बरेंस डे है तो हमें याद भी करना चाहिए कि उनके कैसे अनुभव रहे। हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ ही थे, लेकिन उन्होंने जो अपने अनुभव सुनाए वो दिल दहलाने वाले थे वास्तव में। तो जो मेरे मौसा जी थे वो करणपुर के थे जो राजस्थान में है, और जो मेरे ननिहाल थे वो जो आजकल पाकिस्तान में है, करणपुर के साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट लगता है डूंगा बूंगा,
जिला मतलब स्टेट था डूंगा बुंगा, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट रहा होगा। तो उसमें एक गांव था गुलाबड़ी गांव। तो गुलाबड़ी गांव में जो मेरे नाना जी थे उनका अच्छा व्यवसाय था, अच्छी खेती बाड़ी थी। तो मेरे मौसा जी मेरी मासी जी को लेने के लिए वहाँ गए हुए थे। ये अगस्त महीने की बात है। जैसा उन्होंने हमें वो अनुभव सुनाते रहते थे, बहुत समय रहे हैं तो अनुभव बहुत थे उनके। तो वो मेरी जो मासी जी अपनी बेटी को नहला रहे थे। बहुत बड़ी कोठी थी, लेकिन फिर भी क्या था कि गांव में जैसे रिवाज रहता है, वो एक पटरा पड़ा रहता है घर के बड़े गेट के पास। तो वहाँ उसको, वो 2-1 साल की थी, उसको वहाँ नहला रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि मेरे मौसा जी वहाँ आसपास कहीं गए हुए थे गांव में ही। तो वो भागते हुए आए, कहते बस तू फटाफट कर और चल पड़। वो कहते मेरे को सामान तो ले लेने दो कुछ यहाँ पे। कहते नहीं बस तू निकल ले। फटाफट जो ननियाल का परिवार था, वो 4 बहनें जिसमें हमारे माता जी भी थे और 2 भाई जो मेरे मामा जी, उनको बिना घर को ताला लगाए, जो उसमें सोना पड़ा था या चांदी पड़ी थी या उसमें जितने भी रुपए थे, 1 मिनट के लिए भी उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। तुरंत ही सभी इकट्ठे हुए और मेन गेट से, वहां से जो वहां के उस वक्त युवा थे उसके संरक्षण में, वहां से वो तुरंत ही निकल लिए। मतलब कितनी बड़ी त्रासदी उन्होंने झेली। अपना सब कुछ, अपने को कोई कह दे भी तो फटाफट चल यार, अपने अब भी सोचते हैं भी घर को ताला लगा दें, कमरे को ताला लगा दें, फिर चलेंगे, कोई बात नहीं। कमरे को ताला तो लगा दूं, घर को ताला तो लगा दूं, पीछे से कोई ना जाए। और उन्होंने उस वक्त इतनी बड़ी संपत्ति, पता नहीं कितने मतलब परिवार थे, वो अकेले वो ही नहीं थे जो ऐसे छोड़ के वहाँ से चल दिए। फिर 2 दिन पूरे परिवार के साथ कभी नहर पार करनी पड़ी, कभी कोई नदी भी पार करनी पड़ी उनको। फिर वो करणपुर पहुंचे। इस प्रकार से ना जाने कितने ही परिवार हैं जो अपने अच्छी बनी हुई कोठियों को, अच्छी बनी हुई संपत्ति को, अपने वैभव को, सोना चांदी को छोड़कर अपने इस ओर आ गए। तो अपने को वो दिन हमेशा याद रखने चाहिए भी अपने साथ दोबारा ऐसा ना हो, दोबारा ऐसी त्रासदी ना हो, हम सभी मिलजुल कर रहें। इस बात पे मैं आपको और भी बात कहना चाहूँगा कि अपना जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के साथ भी लगता है, अपने भारत के राज्य पंजाब राजस्थान के साथ भी लगता है। तो वहाँ पर नशा बहुत है, वो आजकल अपने सिरसा में भी बहुत पांव पसार चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपस में मिलजुल कर ना रहने का। तो नशा के अंदर जो हम कहें कि जो शय के साथ आ की मात्रा होती है, उसको हम उठा के नए के साथ लगा दें तो वो नाश बन जाता है। तो नशा के अंदर ही उसकी जो है परिणाम छिपा हुआ है, नाश छिपा हुआ है। तो इसलिए हमें नशे से बचना है, मिलजुल कर रहना है, समरसता को बढ़ाना है, आपसी जाति पाति के भेदभाव को बुलाकर इस देश को, इस समाज को आगे लेके जाना है। तो यही अपने देश को आगे ले जाना, विकसित करना, यही आज के दिन ये जो है हमारी रिमेम्बरेंस डे पे, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे पे इस देश को, इस समाज को सच्ची अभिव्यक्ति होगी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए, एक के बाद एक सबके पास कितनी सारी स्मृतियां हैं। अफसोस की बात है कि सभी स्मृतियां कटु ही हैं। विभाजन ने हमें कौन सी मधुर स्मृति दी होगी बताइए।
और दे भी कैसे सकता है जब वो टिका ही नफ़रत की दीवार पर हुआ था। आज के बाद हम कभी दोबारा से अपने जीवन में ऐसे काले अध्याय न देख सकें। बार बार मंच के माध्यम से अन्य वक्ता हमें ऐसा संदेश दे रहे हैं, लेकिन इसका उत्तरदायित्व तो हम युवा साथियों पर ही है। हम अपना जीवन, अपना पथ नयन कैसे करेंगे, ये ही तय करेगा कि अब हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो आज के दिन को एक संकल्प के रूप में ही हम ग्रहण करें और आगे बढ़ते हुए अब एक देशभक्ति का गीत संगीत विभाग के छात्र छात्राएं हमारे बीच प्रस्तुत करने वाले हैं। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमें देखनी है आज़ादी, एक सोलो सॉन्ग लेकर आ रहे हैं संगीत विभाग के छात्र। हेलो 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 हेलो
संगीत विभाग की ये छात्रा बहुत सुंदर शब्दों में हमें देखनी है आज़ादी गीत हमें सुना कर गई। और मुझे लगता है कि हर एक युवा के मन में उस समय यह टीस रही होगी जब पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी होगी माँ भारती, हमें देखनी है आज़ादी। एक और संगीतमय प्रस्तुति हमारे बीच आने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम ने 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उस गौरव को इस मंच से पुनः एक बार सम्मान देते हुए वंदे मातरम यह मंच अब प्रस्तुत करेगा। संगीत विभाग की ही छात्र छात्राएं वंदे मातरम का गान इस मंच से करने वाले हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। वंदे मातरम के सम्मान में हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हेलो 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 हेलो।
राष्ट्र प्रथम के प्रखर भाव के साथ वंदे मातरम को यहाँ सस्वर गुनगुनाते हुए सभा के चरम का संस्पर्श किया जाता है। आप सबका यहाँ पधारने पर पुनः पुनः धन्यवाद।